अगर हम एक ऐसी विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की कल्पना करें जहां मतलब हर सेकंड लाखों नए उत्पाद बन रहे हैं, मशीनें अपनी पूरी रफ्तार से चल रही हैं, कच्चा माल लगातार अंदर आ रहा है और तैयार माल बाहर जा रहा है। बिल्कुल, एक बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री। हाँ, लेकिन अब इसमें एक हैरान करने वाली बात जोड़ते हैं। सोचिए, इस पूरी फैक्ट्री में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। कोई इंसान झाड़ू लेकर या कचरा उठाने के लिए वहां मौजूद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर भी उस फैक्ट्री का फर्श हमेशा बिल्कुल साफ रहता है। मतलब कभी कोई मशीन कचरे में फंसती नहीं है और पूरी प्रक्रिया सालों तक बिना रुके एकदम सुचारू रूप से चलती रहती है। ये तो मतलब असल जिंदगी में तो ये असंभव सा लगता है। वही तो, असल जिंदगी में असंभव है, लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम यही समझने वाले हैं। राइट। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है जावा मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन। और हमारा मिशन यही है ये डिकोड करना कि जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषा खुद ही अपनी मेमोरी का पूरा प्रबंधन कैसे करती है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये, क्योंकि ये जो फैक्ट्री का उदाहरण दिया ना, हाँ, सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बेहतरीन सिस्टम की यही निशानी होती है। हाँ। मतलब जब हम कोई बड़ा एप्लीकेशन चलाते हैं ना, फोन या कंप्यूटर पर, तो बैकग्राउंड में ठीक यही स्थिति होती है। करोड़ों डेटा पॉइंट्स बन रहे होते हैं। एग्जैक्टली, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वो हर सेकंड बन रहे हैं, अपना काम खत्म कर रहे हैं। अगर किसी इंसान को इन्हें मैनुअल रूप से साफ करना पड़े तो सिस्टम तो तुरंत ठप पड़ जाएगा, राइट? बिल्कुल, वो क्रैश हो जाएगा। और इसीलिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ये स्वचालित सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं तो जावा में इसका कंट्रोल असल में किसके पास होता है? क्या ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है? अच्छा, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सीधे तौर पे नहीं करता है। ओह, ऐसा क्या? हाँ, जावा की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, ये सीधे हार्डवेयर पर नहीं चलता। इसके और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक लेयर होती है, जिसे जेवीएम कहते हैं। बिल्कुल सही, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन। ये जेवीएम ही हमारी उस फैक्ट्री का मुख्य मैनेजर है। ओके। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है, जेवीएम कंप्यूटर से एक बड़ी सी खाली मेमोरी मांग लेता है और फिर उस मेमोरी के अंदर डेटा को कैसे रखना है, कैसे मिटाना है, ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जेवीएम की होती है। वजह सारा कंट्रोल जेवीएम के हाथ में है। ठीक है, तो जेवीएम एक मैनेजर हो गया। अब हमारी रिसर्च में जावा की मेमोरी को ना मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, हीप और स्टैक। हाँ, हीप और स्टैक। मुझे तो इन नामों से ऐसा लगता है जैसे कोई गोदाम हो। तो ये असल में क्या है और जेवीएम इन्हें अलग-अलग क्यों रखता है? इसे समझने के लिए ना हम इंसानी दिमाग और चलिए एक बच्चे के खेलने के तरीके का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। हीप को आप उस बड़े से प्लेरूम या फर्श की तरह समझ सकते हैं, जहां सारे खिलौने फैले हुए हैं। एग्जैक्टली। जावा में जब भी प्रोग्राम कोई नया डेटा बनाता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई लिस्ट हो गई, या किसी कस्टमर का डेटा जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो सीधा हीप नाम की इस बड़ी सी जगह में जाकर रख दिया जाता है। हीप बहुत विशाल होता है, लेकिन वहां चीजें थोड़ी बिखरी हुई होती हैं। तो फिर स्टैक क्या है? क्या वो उन खिलौनों को समेट कर रखने वाला डिब्बा है? नहीं, स्टैक डिब्बा नहीं है। स्टैक असल में उस बच्चे के दिमाग की वर्किंग मेमोरी है, या कह लीजिए निर्देशों की एक किताब है। निर्देशों की किताब मतलब कैसे? देखिए, हीप में खिलौने तो पड़े हैं, लेकिन उनके साथ खेलना कैसे है, पहले कौन सा खिलौना उठाना है, उसकी चाबी कैसे भरनी है, ये सारा जो क्रम है ना, ये स्टैक में स्टोर होता है। ओह, मतलब स्टैक नियम तय करता है। बिल्कुल। जावा में स्टैक का काम मेथड कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स को ट्रैक करना है। ये बताता है कि प्रोग्राम इस वक्त ठीक किस लाइन पर काम कर रहा है और इसके बाद उसे क्या करना है। एक मिनट, मुझे इसे थोड़ा स्पष्ट करने दीजिए। मान लीजिए मैं कोड में एक लाइन लिखती हूँ जहां मैं कहती हूँ एक नया शब्द बनाओ हेलो, मतलब कोड में न्यू स्ट्रिंग हेलो। हाँ, ठीक है। तो क्या वो जो हेलो शब्द है वो सीधा हीप नाम के उस बड़े फर्श पर जाकर गिर जाएगा? एकदम सही। न्यू कीवर्ड आते ही वो हेलो हीप में अपनी जगह बना लेगा। और स्टैक क्या करेगा फिर? स्टैक एक पर्ची रखेगा अपने पास जिस पर लिखा होगा कि वो हेलो हीप में किस कोने में रखा है। अच्छा, तो स्टैक भारी चीजों को नहीं उठाता? बिल्कुल नहीं। स्टैक सिर्फ पते यानी रेफरेंस और छोटे मोटे नियम याद रखता है। ये बंटवारा इसलिए है ताकि सिस्टम की रफ्तार बनी रहे।
लॉजिकल है। स्टैक बहुत तेज होता है, ये एक के ऊपर एक काम रखता है और काम खत्म होते ही उन्हें हटा देता है, जबकि हीप बड़ा और धीमा होता है, जहां असल डेटा आराम से पड़ा रहता है। ये तो बहुत ही साफ डिजाइन लगता है, मतलब डेटा को एक जगह रखो और डेटा को इस्तेमाल करने के निर्देशों को दूसरी जगह। राइट। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। अगर हीप में खिलौने हैं और स्टैक में निर्देश हैं, तो जेवीएम को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा खिलौना कैसे बनाना है? मेरा मतलब है कि वो हालो एक शब्द है या कोई नंबर है, इसका कोई ब्लूप्रिंट तो होगा ना? वो ब्लूप्रिंट कहाँ से आता है? वो तो इन दोनों कमरों में नहीं दिख रहा। अरे वाह, ये बहुत ही बारीक सवाल पूछा आपने। और यहीं पर मेमोरी का एक और बहुत अहम हिस्सा तस्वीर में आता है। कौन सा? इसे मेटास्पेस या मेथड एरिया कहते हैं। मेटास्पेस, ओके। जेवीएम जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता है ना, तो उसे पहले उसका नक्शा चाहिए होता है। या ये ब्लूप्रिंट जावा में क्लासेस के रूप में होता है। राइट, क्लासेस। तो मेटास्पेस वो तिजोरी है जहां जेवीएम आपके पूरा प्रोग्राम का नक्शा, सारे फॉर्मूले और नियमों की मूल कॉपी सुरक्षित रखता है। ओह, समझ गई। हीप में खिलौना बनाने से पहले जेवीएम हमेशा मेटास्पेस में जाके चेक करता है कि भाई इस खिलौने का डिजाइन आखिर है कैसा। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हाँ। मेटास्पेस में नक्शा है, हाँ। हीप में असली खिलौना है और स्टैक में खेलने का तरीका है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी आधुनिक मशीनें, मतलब आज के कंप्यूटर्स, तो एक साथ सैकड़ों काम करते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर कई सारे हिस्से एक साथ चल रहे होते हैं, जिन्हें हम थ्रेड्स कहते हैं। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग। राइट। तो अगर सैकड़ों थ्रेड्स एक साथ हीप और स्टैक में घुसकर काम कर रहे हों, तो क्या वहां पूरी तरह से अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? वे आपस में टकराते क्यों नहीं है? इसी अफरा तफरी को रोकने के लिए जेवीएम बहुत स्मार्टली काम करता है। वो हर थ्रेड को उसका अपना एक निजी पीसी रजिस्टर देता है। पीसी रजिस्टर? हाँ, थ्रेड को आप फैक्ट्री का एक अलग कर्मचारी मान लीजिए। हर कर्मचारी के पास उसका अपना पीसी रजिस्टर है, जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले या बुकमार्क की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक थ्रेड कोई काम कर रहा है, अचानक उसे रोककर कोई दूसरा बहुत जरूरी काम करना पड़े, तो पीसी रजिस्टर याद रखता है कि मैंने लाइन नंबर 45 पर काम छोड़ा था। ताकि भूल ना जाए। हाँ, जब थ्रेड वापस आता है तो वो पीसी रजिस्टर देखकर ठीक उसी लाइन से अपना काम फिर से शुरू कर देता है। इसके बिना तो मल्टीटास्किंग पूरी तरह से असंभव हो जाएगी। वाह, तो हर थ्रेड अपना खुद का स्टैक और खुद का पीसी रजिस्टर लेकर चलता है। ये तो एक बहुत ही सुरक्षित बुलबुला लग रहा है। बिल्कुल, सैंडबॉक्स की तरह। लेकिन हमारी रिसर्च में ना एक और अजीब सी चीज का जिक्र था, नेटिव मेथड स्टैक। अब ये क्या चीज है? मतलब अगर जेवीएम अपने आप में एक पूरी सुरक्षित दुनिया है, तो उसे इस नेटिव चीज की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा सवाल है। जेवीएम एक सुरक्षित बुलबुला जरूर है, लेकिन कभी-कभी जावा को इस बुलबुले से बाहर निकलकर सीधे आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करनी पड़ती है। हार्डवेयर से? जैसे मान लीजिए आपके जावा प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव करनी है, या फिर प्रिंटर से कुछ प्रिंट करना है, या स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाने हैं। राइट। तो दिक्कत यह है कि जावा सीधे हार्डवेयर को आदेश नहीं दे सकता। तो फिर वो कैसे करता है? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से मदद मांगनी पड़ती है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर C या C++ जैसी लो लेवल भाषाओं में लिखा होता है। अच्छा, तो क्योंकि जावा खुद हार्डवेयर से सीधे बात नहीं कर सकता, उसे एक अनुवादक की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और नेटिव मेथड स्टैक वही अलग रास्ता या अनुवादक है। ओके। जब जावा को C या C++ के किसी कोड को चलाना होता है, तो वो अपने मुख्य स्टैक का इस्तेमाल नहीं करता, ताकि उसकी खुद की सुरक्षा खतरे में न पड़े, है ना? एकदम सही। वो इस काम को नेटिव मेथड स्टैक में भेज देता है। ये एक तरह का सुरक्षित दरवाजा है, जिसके जरिए जावा बाहरी दुनिया से संवाद कर पाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब अब तक हमने इस फैक्ट्री के सारे कमरों और कर्मचारियों की ड्यूटी अच्छे से समझ ली है। हाँ, फाउंडेशन सेट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि हम इसे असल में काम करते हुए देखें। मान लीजिए एक बहुत ही आसान सा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें एक इंसान का नाम है सैयद। हम इस नाम को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो मेमोरी के अंदर सेकंड दर सेकंड क्या हलचल होगी? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, बताइए। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, जेवीएम इस काम के लिए स्टैक में एक नया ब्लॉक बनाता है। इसे हम स्टैक फ्रेम कहते हैं। स्टैक फ्रेम, ठीक है। अब मान लीजिए कोड की पहली लाइन है int x = 10। ओके, एक नंबर है। यह एक बहुत ही छोटा और साधारण सा नंबर है, तो जेवीएम इसे सीधा स्टैक फ्रेम के अंदर ही रख देगा। क्योंकि ये हल्का है, इसके लिए उस बड़े से हीप वाले कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब दूसरी लाइन आती है
स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग सैयद। यहाँ न्यू आ गया। हाँ, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है जेवीएम एक नया और बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहा है। अब जेवीएम जाएगा सीधा हीप में, वहां एक जगह घेरेगा और उसमें सैयद लिख देगा। लेकिन जेवीएम को याद भी तो रखना है कि सैयद कहाँ रखा है, इसलिए वो स्टैक के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है ना, उसमें हीप का वो पता या रेफरेंस लिख देगा। मतलब स्टैक में जो नेम है वो एक तरह का धागा है। हाँ, और वो धागा हीप में रखे सैयद नाम के गुब्बारे से मजबूती से बंधा हुआ है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, धागा और गुब्बारा। अब मान लीजिए प्रोग्राम आगे बढ़ता है और एक प्रिंट मेथड को कॉल करता है ताकि ये नाम स्क्रीन पर दिखे। तो स्टैक में क्या होगा? स्टैक के ऊपर एक और नया फ्रेम बन जाएगा। ये प्रिंट मेथड अपना काम करेगा, स्क्रीन पर नाम दिखाएगा, और जैसे ही इसका काम खत्म होगा तो क्या होगा? वो जो नया स्टैक फ्रेम बना था वो वहीं रहेगा? नहीं, स्टैक का एक बहुत सख्त नियम है, काम खत्म फ्रेम खत्म। अच्छा। जैसे ही मेथड का काम पूरा होता है, स्टैक से वो पूरा फ्रेम तुरंत डिलीट हो जाता है। वहां रखा वो x = 10 मिट जाता है और जो नेम नाम का धागा था वो भी कट जाता है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर स्टैक से वो धागा कट गया तो हीप में बैठे उस शायद नाम के गुब्बारे का क्या हुआ? वो तो अभी भी उसी बड़े कमरे में अपनी जगह घेर कर बैठा हुआ है, लेकिन अब कोई ऐसा धागा या पता नहीं बचा जो उस तक पहुंच सके। क्या वो गुब्बारा हमेशा के लिए वहीं अटका रहेगा? और यहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी समस्या जन्म लेती है। ओह, पुरानी भाषाओं में जैसे C या C++ में बिल्कुल यही होता था। अगर एक बार धागा कट गया और आपने मैन्युअली रूप से कोड में डिलीट कमांड लिखकर उस गुब्बारे को नहीं फोड़ा तो वो फंसा रह जाएगा। हाँ, वो हमेशा के लिए मेमोरी में फंसा रह जाता था। मुझे याद आ रहा है, इसे ही शायद मेमोरी लीक कहते हैं। बिल्कुल सही, मेमोरी लीक। और ये प्रोग्रामर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं समझ सकती हूँ। जरा सोचिए, एक बड़ा सॉफ्टवेयर दिन भर में करोड़ों ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाता है। अगर प्रोग्रामर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट लिखना भूल जाए तो धीरे धीरे तो पूरा हीप भर जाएगा। हाँ, और फिर कंप्यूटर धीमा होने लगेगा और अंत में एक ब्लू स्क्रीन आएगी और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सारा का सारा बोझ इंसान के कंधों पर था, और इंसान तो गलतियां करते ही हैं। ये तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति रही होगी। तो फिर जावा ने इस मेमोरी लीक की समस्या को कैसे सुलझाया? मतलब वो जो अनाथ हो चुका सैयद ऑब्जेक्ट था वो कैसे साफ होगा? जावा के निर्माताओं ने फैसला किया कि भाई ये सफाई का काम इंसानों पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। उन्होंने जेवीएम के अंदर एक जादुई सिस्टम डाला जिसे हम गार्बेज कलेक्टर या जीसी कहते हैं। अच्छा, तो ये है वो सफाई टीम? हाँ, ये वही सफाई टीम है जिसके बारे में हमने शुरुआत में फैक्ट्री वाले उदाहरण में बात की थी। तो ये काम कैसे करती है? जब गार्बेज कलेक्टर को पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे सैयद से जुड़े सारे धागे कट चुके हैं, तो वो समझ जाता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो बैकग्राउंड में चुपचाप आकर उसे डिलीट कर देता है। मतलब मुझे अपने कोड में कहीं भी वो डिलीट लिखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जेवीएम खुद ही कचरा पहचान लेता है। लेकिन एक बात बताइए, वो ये करता कैसे है? मतलब हीप में तो करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा कचरा है और कौन सा काम का है? इसके लिए ना गार्बेज कलेक्टर मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। 3 स्टेजेस। ओके। इन्हें कहते हैं मार्क, स्वीप और कंपैक्ट। मार्क, स्वीप और कंपैक्ट। क्या हम इसे किसी बड़े इवेंट या पार्टी के बाद वाली सफाई से जोड़कर देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक बहुत बड़ी दावत चल रही है किसी हॉल में। चलिए इसी पार्टी वाले उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला चरण है मार्क, यानी निशान लगाना। ठीक है। पार्टी खत्म होने वाली है और सफाई कर्मचारियों को यह तय करना है कि क्या हटाना है। वे सबसे पहले पूरे हॉल में यानी पूरे हीप में घूमते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी कुर्सियों पर लोग अभी भी बैठे हैं या किन कुर्सियों पर किसी का कोट रखा है। मतलब जिनके पास स्टैक से धागा जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। वे उन सभी इस्तेमाल हो रही कुर्सियों पर एक स्टिकर लगा देते हैं, यानी उन्हें मार्क कर देते हैं। अच्छा, तो जिन कुर्सियों पर कोई स्टिकर नहीं है वे अनाथ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा वो सैयद। एकदम सही। अब आता है दूसरा चरण, स्वीप यानी झाड़ू लगाना। तो इसमें क्या होता है? इस चरण में गार्बेज कलेक्टर बहुत तेजी से हीप में घूमता है और जिन ऑब्जेक्ट्स पर मार्क नहीं लगा होता उन्हें सीधा कचरे के डब्बे में डाल देता है। वाओ! मेमोरी से डिलीट कर देता है और जगह खाली हो जाती है। ये तो काफी सीधा और आसान तरीका है। मार्क किया और झाड़ू लगा दिया। लेकिन इसमें जो तीसरा चरण है, कॉम्पैक्ट,
उसकी क्या जरूरत है? खाली कुर्सियां तो हट गई, जगह बन गई, फिर कॉम्पैक्ट क्यों करना? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या से जुड़ा है, जिसे तकनीकी भाषा में मेमोरी फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बंट जाना। हाँ, सोचिए पार्टी हॉल में 100 कुर्सियां थी। ठीक है। 10 कुर्सियां यहां से हटी, 5 वहां से हटी, 20 पीछे से हटी। अब आपके पास 35 कुर्सियों की जगह तो खाली है। हाँ। लेकिन वो पूरे हॉल में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी पड़ी हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। अगर अचानक से 30 लोगों का एक बड़ा ग्रुप हॉल में आ जाए और उन्हें एक साथ बैठना हो, तो कुल जगह होने के बावजूद वे बैठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। मतलब अगर मुझे कोई बहुत बड़ा नया डेटा स्टोर करना हो, तो मुझे हीप में एक बड़ी और लगातार कंटिन्यूअस खाली जगह चाहिए होगी। एग्जैक्टली। इसीलिए गार्बेज कलेक्टर कॉम्पैक्ट चरण का इस्तेमाल करता है। तो वो क्या करता है? स्वीप करने के बाद वो बचे हुए सारे काम के ऑब्जेक्ट्स को, यानी जिन कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, खिसकाकर हॉल के एक कोने में व्यवस्थित रूप से लगा देता है। अरे वाह! इससे हॉल के दूसरे हिस्से में एक विशाल और पूरी तरह से खाली जगह बन जाती है, ताकि भविष्य में बड़े ऑब्जेक्ट्स आसानी से रखे जा सकें। ये तो बेहद चतुर तरीका है, बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट है। लेकिन मैं यहाँ एक बात सोच रही हूँ। क्या? अगर हीप इतना विशाल है और उसमें करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो गार्बेज कलेक्टर को हर बार हर एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करना पड़ता होगा, फिर डिलीट करना पड़ता होगा और फिर सबको खिसकाना पड़ता होगा। हाँ, करता तो है। ये सब करने में तो कंप्यूटर का सीपीयू पूरी तरह से व्यस्त हो जाएगा ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही गार्बेज कलेक्शन का सबसे बड़ा डर है। अच्छा? इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट। स्टॉप द वर्ल्ड। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे समय ही रुक जाता हो। सच में ऐसा ही होता है। जब गार्बेज कलेक्टर ये भारी भरकम सफाई और चीजों को खिसकाने का काम करता है ना, तो जेवीएम को आपके मुख्य प्रोग्राम को कुछ मिली सेकेंड्स या कभी-कभी सेकेंड्स के लिए पूरी तरह से रोकना पड़ता है। 1 मिनट, मतलब अगर मैं जाला में बना कोई फास्ट पेस्ट वीडियो गेम खेल रही हूँ, हाँ, या कोई स्टॉक मार्केट की ऐप चला रही हूँ जहां हर सेकंड कीमतें बदल रही हैं, और अचानक गार्बेज कलेक्टर सफाई करने आ जाए, तो क्या मेरा गेम या ऐप एक झटके के लिए अटक जाएगा? हाँ, बिल्कुल अटक जाएगा, स्टटर करेगा। और आपको बताऊं, शुरुआती दिनों में जावा के साथ यही एक बहुत बड़ी शिकायत थी। सिस्टम फ्रीज हो जाता था। उफ, वो तो बहुत इरिटेटिंग होगा। बाइक कुर्सियों को खिसकाते समय आप लोगों को नाचने तो नहीं दे सकते हैं ना। प्रोग्राम को रोकना ही पड़ता है। तो फिर इसका समाधान क्या निकाला गया? क्योंकि आज तो जावा दुनिया के सबसे बड़े सर्वर्स और बैंकिंग सिस्टम्स चला रहा है। वहां तो सिस्टम का अटकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। गार्बेज कलेक्टर ने अपनी सफाई की रफ्तार कैसे बढ़ाई? इसका समाधान एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन से निकला, जिसे वीक जनरेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। वीक जनरेशनल हाइपोथेसिस, बिल्कुल। ये क्या है? जावा बनाने वालों ने ना सालों तक सॉफ्टवेयर के चलने के पैटर्न का अध्ययन किया, और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज पाई। क्या? उन्होंने देखा कि प्रोग्रामिंग में बनने वाले लगभग 90% से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की उम्र बहुत ही छोटी होती है। मतलब वो जल्दी मर जाते हैं? हाँ, वे बस कुछ पल के लिए बनते हैं, अपना काम करते हैं और बेकार हो जाते हैं। जैसे कोई लूप चल रहा हो या किसी ने कोई बटन क्लिक किया हो। यानी ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स पैदा होते ही तुरंत अनाथ हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जबकि बहुत कम ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरे प्रोग्राम के दौरान जीवित रहते हैं, जैसे कि कोई मेन डेटाबेस कनेक्शन हो गया। लॉजिकल है। जब ये बात समझ में आ गई, तो जेवीएम ने ही हीप को एक ही बड़ा कमरा रखने के बजाय उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। ओके, 2 हिस्से कर दिए। हाँ, एक को नाम दिया यंग जनरेशन और दूसरे को ओल्ड जनरेशन। नाम से ही लग रहा है कि यंग जनरेशन नए ऑब्जेक्ट्स के लिए है। बिल्कुल। जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो हमेशा यंग जनरेशन में जाता है। ठीक है। और क्योंकि ये हिस्सा आकार में छोटा होता है, इसलिए गार्बेज कलेक्टर को पूरी हीप स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो वो सिर्फ छोटे हिस्से में सफाई करता है। हाँ, वो सिर्फ इस छोटे से यंग जनरेशन वाले हिस्से में आता है, फटाफट कचरा साफ करता है और चला जाता है। ये इतना तेज होता है कि वो जो स्टॉप द वर्ल्ड का ठहराव है ना, वो महसूस ही नहीं होता। इसे ही शायद माइनर जीसी कहते हैं। एकदम सही, माइनर जीसी। तो जो ऑब्जेक्ट्स इस यंग जनरेशन की बार बार होने वाली सफाइयों से बच जाते हैं, मतलब जो तुरंत नहीं मरते, उनका क्या होता है? वे तो वहां भीड़ बढ़ाने लगेंगे ना? इसके लिए जेवीएम एक तरह का काउंटर रखता है। अच्छा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कई बार माइनर जीसी होने के बाद भी स्टैक से जुड़ा हुआ है, यानी लगातार इस्तेमाल हो रहा है, तो जेवीएम समझ जाता है कि ये एक लंबा टिकने वाला खिलाड़ी है। तब वो उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करके ओल्ड जनरेशन वाले हिस्से में भेज देता है। और मैं अनुमान लगा रही हूँ कि गार्बेज कलेक्टर ओल्ड जनरेशन में बहुत कम जाता होगा। बिल्कुल सही पकड़े। ओल्ड जनरेशन में उन जिद्दी और लंबे समय तक चलने वाले ऑब्जेक्ट्स को आराम से रखा जाता है,
गार्बेज कलेक्टर वहां तब तक नहीं जाता जब तक कि वो हिस्सा लगभग पूरा ना भर जाए। और जब वो भरता है तब क्या होता है? तब एक बहुत बड़ी सफाई होती है, जिसे मेजर जीसी कहते हैं। इसी में असल स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत कम बार होता है, प्रोग्राम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये यंग और ओल्ड जनरेशन का बंटवारा तो वाकई कमाल का डिजाइन है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक छोटा पर्स रखते हैं हाँ, और लंबी बचत के लिए बैंक का लॉकर। आप बार बार बैंक का लॉकर साफ करने तो नहीं जाते ना? बहुत ही बढ़िया तुलना है ये। और इसी स्मार्ट मैनेजमेंट की वजह से डेवलपर्स बिना मेमोरी की चिंता किए बहुत ही जटिल कोड लिख पाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सुनने वालों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि गार्बेज कलेक्टर कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब अगर कोई डेवलपर बहुत ही खराब कोड लिख दे तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। खराब कोड, लेकिन गार्बेज कलेक्टर के होते हुए भी सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक डेवलपर ने कोड में एक ऐसी लिस्ट बना दी जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ओके। उसमें लगातार डेटा डाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात, उस लिस्ट का धागा यानी रेफरेंस स्टैक में मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो गार्बेज कलेक्टर आके देखेगा कि अरे इस धागे से तो लिस्ट जुड़ी है, हाँ, मतलब ये कचरा नहीं है, तो वो उसे डिलीट नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। गार्बेज कलेक्टर उसे बार बार बचाकर ओल्ड जनरेशन में भेज देगा। फिर धीरे धीरे यंग जनरेशन भरेगी, फिर ओल्ड जनरेशन पूरी तरह से भर जाएगी। जेवीएम बार बार फुल सफाई यानी मेजर जीसी चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कोई कचरा मिलेगा ही नहीं जिसे वो डिलीट कर सके। उफ, तो फिर क्या होगा? जब सारी जगह खत्म हो जाती है तब स्क्रीन पर एक भयानक एरर आती है, जिसे आउट ऑफ मेमोरी एरर कहते हैं, और तब आपका प्रोग्राम क्रैश हो ही जाता है। यानी गार्बेज कलेक्टर सिर्फ उस कचरे को साफ कर सकता है जिसे आपने अपनी तरफ से अनाथ छोड़ दिया हो, अनरेफरेंस्ड कर दिया हो। एग्जैक्टली। अगर आपने जानबूझकर कचरे को तिजोरी में बंद करके रखा है तो जेवीएम भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सटीक बात। जेवीएम आपके मेमोरी के मैनेजमेंट का काम बहुत आसान करता है, लेकिन वो आपके खराब लॉजिक को ठीक नहीं कर सकता। ये पूरी प्रक्रिया सच में मन मोह लेने वाली है। अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे जावा सिर्फ एक भाषा नहीं है। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। हीप वो बड़ा गोदाम है जहां डेटा रखे जाते हैं। स्टैक वो तेज वर्किंग मेमोरी है जो निर्देशों और धाड़ों को संभालती है। राइट। और जब वो धागा कट जाता है तो हमारा हीरो गार्बेज कलेक्टर एक्शन में आता है। बिना हमारे कहे वो मार्क, स्वीप और कंपैक्ट करता है। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस पर काम करता है। इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि आज के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपना सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा सकते हैं कि उनके एप्लीकेशन नया क्या कर सकता है। बिल्कुल, उन्हें मेमोरी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। उन्हें ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि मेमोरी कब भर रही है या उसे कब खाली करना है। ये ऑटोमेशन ही हमारी आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। ये सच में एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर विचार करें। हाँ, बताइए। देखिए, जेवीएम के इस गार्बेज कलेक्टर का सबसे बड़ा उसूल क्या है? वो हर उस चीज को बेरहमी से लेकिन बहुत समझदारी से मिटा देता है जिसका वर्तमान से कोई रेफरेंस या जुड़ाव नहीं बचा है। सही बात है। जो चीज अब काम की नहीं है वो उसे ढोता नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे अपने दिमाग में या हमारे रोजमर्रा के काम करने के तरीके में भी एक ऐसा ही स्वचालित गार्बेज कलेक्टर होता, अरे वाह, जो बैकग्राउंड में चलता रहता और उन सभी फालतू विचारों, पुरानी चिंताओं या उन पेंडिंग कामों को अपने आप डिलीट कर देता जिनका हम हफ्तों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सुकून वाली बात होती है ना? जिन विचारों का हमारे आज के लक्ष्यों से कोई रेफरेंस ही नहीं जुड़ा है, अगर वो अपने आप स्वीप हो जाते तो सोचिए हमारी अपनी दिमागी मेमोरी कितनी तेज, कितनी हल्की और कितनी फोकस्ड हो जाती। बहुत गहरी बात कही आपने। शायद हमें भी अपने दिमाग को यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में बांटना सीखना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और ऐसे ही नए नजरिए तलाशते रहिए।